प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में हर मुद्दे पर खुलकर जवाब दिया। इस लगभग 70 मिनट के अपने इस इंटरव्यू में न केवल उन्होंने लखीमपुर कांड में घिरे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जवाब दिया, बल्कि यूपी में कानून व्यवस्था की भी तारीफ की। यही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला। सुनिए। ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना। इस प्रकार के मेलजोल से चलता है क्या? पीएम ने अपने इंटरव्यू में अखिलेश यादव के समाजवाद को नकली समाजवाद बताया और परिवारवाद के मुद्दे पर उन पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में एक समय था गुंडे जो चाहे वो कर सकते थे। आज स्थिति ये है कि उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि यहाँ बाहर मुझे रहना नहीं है, या तो मुझे जेल में ही रखो ताकि वहाँ थोड़ी बहुत तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन योगी जी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कुछ लोगों को उसके कारण तकलीफ हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था। यही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर योगी सरकार की तारीफ की और पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। पीएम ने लखीमपुर कांड पर भी सवाल का जवाब दिया और दावा किया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पारदर्शिता के साथ काम किया। मैं जो चर्चा करता हूं नकली समाजवाद, वो ये है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। पीएम ने अपने इंटरव्यू में अखिलेश यादव के समाजवाद को नकली समाजवाद बताया, परिवारवाद के मुद्दे पर उन पर निशाना साधा। मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूं और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी। यह था जो किसानों के लिए पीएम ने कहा। अब बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी। सुबह 7 बजे से उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। चुनाव बिगुल बजने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। वहां के मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और आगरा जैसे 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। यह फेज बीजेपी के लिए बहुत अहम है क्योंकि 58 में 53 सीटों पर उसी का कब्जा है और 2-2 सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पास हैं। वहीं इस पहले फेज में 10 ऐसी हॉट सीटें हैं जिन पर हर पार्टी की नजर गड़ी हुई है। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, तो 10 सीटें हैं जिन पर नजर गड़ी हुई है इन 58 में।
ईश्वर कल पश्चिम यूपी में परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि 10 सीटों पर होने वाले मतदान प्रतिशत पर कल सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि यहां पर समीकरण और मुद्दों के साथ गठबंधन भी है। कैराना में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पलायन के दर्द की याद दिलाकर घर घर जाकर कैंपेन किया था। वहीं आगरा ग्रामीण सीट पर बीजेपी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए बेबी मौर्य को टिकट दिया है, जहां पर सबकी निगाहें रहेंगी। वहीं बागपत का जो इलाका है वो आरएलडी के चौधरी परिवार का गढ़ माना गया है। साथ ही लोरी सीट पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी सपा के गठबंधन के बीच यहां पर कांटे की टक्कर मिलेगी। तो आ गई 10 फरवरी। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के पहले फेज की तारीख 10 फरवरी। अब से शुरू होकर यह खेल चलेगा 10 मार्च तक, और वोटिंग की शुरुआत हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों से, जिनमें मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल है। यूपी में वोटिंग का यह वो चरण है जहां बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि जिन 58 सीटों पर वोटिंग है उनमें 53 सीटें बीजेपी के ही पास हैं। वहीं पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के हिस्से में 2-2 सीटें आई थी और अन्य के पास 1 सीट गई थी। इन 58 सीटों में भी 17 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम मतदाता किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन 17 सीटों में भी 14 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी ही जीती थी, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट बीएसपी को मिली थी। दूसरी जो अहम बात वो है यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में किसान और जाट समुदाय के वोटर हैं, और इसलिए वहां की 24 सीटें ऐसी हैं जहां आरएलडी का काफी प्रभाव माना जाता है। और इस बार आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में एसपी और आरएलडी के गठबंधन का पलड़ा भारी माना जा रहा है। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन 24 सीटों में भी सेंध लगा दी थी और 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट एसपी और बीएसपी को मिली थी और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। यानी 10 फरवरी से यूपी में चुनाव शुरू और 10 मार्च को रिजल्ट। लेकिन 10 के इस खेल में पहले चरण में 58 में 10 सीटों पर ऐसा दांव लगा है कि हर पार्टी की सांसें अटकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 10 हॉट सीटों में सबसे पहली है शामली जिले की कैराना सीट। वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव से। 2017 के चुनाव से पहले कैराना से पलायन का मुद्दा इतना उछला था कि यह सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गई। और इस चुनाव में भी बीजेपी कैराना के लोगों को पलायन की याद दिलाते हुए ही मैदान में उतरी और इस बार कैराना सीट को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। ये सीट इतनी अहम है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से ही अपना चुनाव प्रचार शुरू किया और घर घर जाकर लोगों से अपनी उम्मीदवार मृगांका सिंह के लिए वोट मांगे। वो मृगांका सिंह जो कैराना से बीजेपी सांसद रहे हुकुम सिंह की बेटी हैं। हुकुम सिंह ने ही 2016 में कैराना से पलायन का मुद्दा उठाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ हिंदू परिवारों को मुस्लिम समुदाय के लोगों की वजह से कैराना में अपना घर बार छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। फिर तो पलायन के मुद्दे ने ऐसा तूल पकड़ा कि पिछला विधानसभा चुनाव ही इसके इर्द गिर्द घूम गया और बीजेपी ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को ही कैराना से टिकट दे दी। नतीजे आए तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बयार चल पड़ी थी। राज्य में बीजेपी की बंपर जीत ने इतिहास रच दिया था, लेकिन कैराना की सीट ही उसकी झोली में नहीं आई थी। वहां समाजवादी पार्टी के नेता रहे मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन बाजी मार निकले थे और उन्होंने मृगांका सिंह को 21,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। अब उन्हीं नाहिद हसन पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर दांव लगाया है, लेकिन इस बार सीन थोड़ा अलग है। इस बार नाहिद हसन जेल में बंद हैं। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को बीजेपी ने लपक लिया और अखिलेश यादव पर गुंडों का साथ देने का आरोप लगा दिया। वैसे कैराना सीट का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। पिछले 30 साल से इस सीट पर 2 परिवारों का ही दबदबा रहा है, जिनमें एक परिवार है हिंदू और दूसरा है मुस्लिम, लेकिन दोनों के पुरखे एक ही हैं। जबकि पश्चिमी यूपी की दूसरी हॉट सीट है आगरा ग्रामीण, जहां से एक पूर्व राज्यपाल मैदान में है। 2 महिलाओं के बीच इस सीट पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है, जिनमें बीएसपी की किरण केसरी हैं और बीजेपी ने मैदान में उतारा है बेबी रानी मौर्य को। बेबी रानी मौर्य एक हैवीवेट कैंडिडेट हैं जिन्हें उत्तराखंड के राजभवन से चुनाव लड़ने के लिए बुलाया गया है। 6 महीने पहले तक वो उत्तराखंड की राज्यपाल थी और अब आगरा ग्रामीण सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन विधायक हेमलता दिवाकर को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दी। बेबी रानी मौर्य 1995 में आगरा की मेयर रह चुकी हैं और इस इलाके में वो काफी लोकप्रिय हैं।
माना जा रहा है कि मौजूदा विधायक हेमलता दिवाकर से लोगों में नाराजगी है, इसीलिए बीजेपी ने उनका टिकट काटा और यही बेबी रानी मौर्य के सामने चुनौती भी है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन से यह सीट आरएलडी के खाते में गई और आरएलडी ने महेश कुमार जाटव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं यूपी के पहले फेज की 10 अहम सीटों में तीसरी अहम सीट है श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने वहां से एमएलए श्रीकांत शर्मा पर ही दोबारा भरोसा किया और उन्हें ब्रज क्षेत्र की मथुरा सीट से टिकट दे दी। श्रीकांत शर्मा राज्य के ऊर्जा मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं, इसलिए प्रचार के दौरान अपने लिए वोट जुटाने के लिए उन्होंने मथुरा वृंदावन बेल्ट में किए अपने विभाग के काम भी गिनाए और यूपी सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार की कामयाबी हमी। लेकिन इसके बावजूद वहां कड़ी टक्कर है, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस के 4 बार के विधायक प्रदीप माथुर हैं। प्रदीप माथुर मथुरा सीट से 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार एमएलए रहे, लेकिन पिछली बार वो श्रीकांत शर्मा से हार गए थे। वहीं एसपी और आरएलडी गठबंधन ने देवेंद्र अग्रवाल को उनके खिलाफ उतारा है। जबकि चौथी हॉट सीट है मुजफ्फरनगर जिले की थाना भवन सीट। अगर कोई सीट ऐसी चुनी जाए जिसके नतीजे ये तय कर पाएं कि गन्ना किसानों को भुगतान के बीजेपी के दावों में दम है या नहीं, तो वो सीट है थाना भवन, जहां से यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा मैदान में है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुरेश राणा चौथी बार इस सीट से चुनाव मैदान में है। कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की पहचान रखने वाले सुरेश राणा भी मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। यूपी सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया है, जबकि विपक्ष उनके इस दावे को सही नहीं मानता, जिनकी कड़ी टक्कर आरएलडी के अशरफ अली से मानी जा रही है। अशरफ अली से सुरेश राणा का मुकाबला 2012 में हो चुका है और उस वक्त सुरेश राणा चुनाव जीत तो गए थे, लेकिन जीत का अंतर केवल 265 वोटों का रहा था। जबकि बीएसपी ने जहीर मलिक को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनकी मौजूदगी से यह लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। जबकि कांग्रेस ने सत्यम सैनी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं 10 फरवरी के दंगल में यूपी की जिस 5वीं बड़ी सीट पर राजनीतिक दलों का दम देखने को मिलेगा, वो है दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा विधानसभा सीट, जहां बीजेपी की तरफ से मैदान में है मौजूदा विधायक पंकज सिंह। पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और दूसरी बार नोएडा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना काल में अपने इलाके के लोगों के लिए किया गया काम पंकज सिंह को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन उनकी राह इतनी भी आसान नहीं है। नोएडा अथॉरिटी के तहत आने वाले मकानों का मुद्दा अब तक नहीं सुलझा है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि मकान खरीदने वाले लोगों की सरकार से नाराजगी बीजेपी पर भारी भी पड़ सकती है। इसी उम्मीद में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर सुनील चौधरी को टिकट दिया है, जो कि 2017 में पंकज सिंह से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार गए थे। लेकिन इस बार सुनील चौधरी के लिए मुकाबला ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी थी, मगर इस बार उसी कांग्रेस ने सुनील चौधरी के खिलाफ कभी उन्हीं की पार्टी का हिस्सा रही पंखुड़ी पाठक को खड़ा किया है। यूपी के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे चुकी है और उसने यह भी ऐलान किया था कि वो 40% टिकट महिलाओं को देगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आई पंखुड़ी पाठक को जिताने के लिए खुद प्रियंका गांधी नोएडा में उनके लिए प्रचार कर चुकी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंकज अवाना को टिकट दी है। गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट कल के चुनाव की 6ठी हॉट सीट है। ऐसी सीट जहां के लोगों का फैसला जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में जाता है वो बड़ी जीत दर्ज करता है और 2017 में इस सीट पर 21 साल बाद एक बार फिर बीजेपी ने कब्जा किया था, जब वहां के लोगों ने पेशे से डॉक्टर मंजू शिवाज को बड़े अंतर से जिताकर विधायक बनाया था। वहीं इस सीट से आरएलडी ने एक बार फिर सुदेश शर्मा को टिकट दी है, जो 2017 में चौथे स्थान पर रहे थे। हालांकि सुदेश शर्मा को 2012 में इसी सीट से करीब 50,000 वोटों से जीत मिली थी। गाजियाबाद की इस सीट पर जाट समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। यही वजह है कि बीजेपी की मंजू शिवाज एक बार फिर अपनी जीत पक्की मान रही हैं। हालांकि इस सीट पर पूनम गर्ग को टिकट देने वाली बीएसपी दूसरी पार्टियों का गणित बिगाड़ सकती है। और इन 10 सीटों में 7वीं अहम सीट है गाजियाबाद की लोनी सीट, जहां बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर और आरएलडी के मदन भैया आमने सामने हैं। नंदकिशोर गुर्जर अभी इसी सीट से बीजेपी के विधायक हैं, जो गुर्जर समुदाय से आते हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने विवादास्पद बयानों और हिंदुत्ववादी छवि की वजह से जाने जाते हैं, जबकि गुर्जर समुदाय से ही आने वाले मदन भैया की छवि एक दबंग नेता की रही है। मदन भैया के समर्थक उनको रॉबिन हुड की तरह मानते हैं। उन्होंने पिछला चुनाव आरएलडी के टिकट पर ही लड़ा था,
जबकि इस बार वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बताया जाता है कि इस सीट पर दोनों नेताओं की अच्छी पकड़ है। हालांकि वहां बीएसपी का भी प्रदर्शन खराब नहीं रहा है। बीएसपी के हाजी अकील चौधरी ने 2012 में यहां से जीत दर्ज की थी, जबकि 2017 में हुए चुनावों में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार फिर बीएसपी ने हाजी अकील चौधरी को ही टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के पहले फेज की वोटिंग में 10 वीआईपी सीटों में अगले नंबर पर है बागपत जिले की छपरौली विधानसभा सीट। यह सीट समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही आरएलडी का गढ़ मानी जाती है और इसी वजह से बंटवारे में यह सीट उसी की झोली में आई। पिछले चुनाव में छपरौली ही वो इकलौती सीट थी जो आरएलडी जीत पाई थी। तब आरएलडी की तरफ से सहेंद्र सिंह रमाला छपरौली से विधायक बने थे, लेकिन 2017 में चुनाव जीतने के अगले साल ही उन्होंने पाला बदल लिया। वो बीजेपी में शामिल हो गए और आज उसी की तरफ से मैदान में है। लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए आरएलडी ने विजयपाल राठी को अपना उम्मीदवार बनाया। मगर अगले ही दिन उनकी टिकट वापस ले ली गई और प्रोफेसर अजय कुमार को छपरौली से आरएलडी का चेहरा बना दिया गया। वहीं भारी तादाद में जाट और मुस्लिम समुदाय के वोटरों वाली इस सीट पर कांग्रेस और बीएसपी दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। मेरठ जिले की सरधना सीट इन सीटों में 9वें नंबर पर है, जहां लगातार तीसरी बार बीजेपी से संगीत सोम का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान से है। संगीत सोम पिछले 2 चुनावों में अतुल प्रधान को शिकस्त दे चुके हैं और लगातार तीसरी बार विधायक बनने के लिए संगीत सोम चुनाव मैदान में है। संगीत सोम कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता हैं और 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भी। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे हैं जो इस बार संगीत सोम की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। मसलन किसानों की नाराजगी इस बार बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है। यही नहीं, इलाके के मुस्लिम समुदाय के वोटर 20% हैं जो संगीत सोम का खेल बिगाड़ सकते हैं। जबकि लंबी चुनावी नाकामी समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान के लिए सहानुभूति की वजह भी बन सकती है। हालांकि माना यह जाता है कि ठाकुर समुदाय आने वाले संगीत सोम का साथ पिछले चुनावों में दलित समुदाय ने भी दिया था, जो उनकी जीत की बड़ी वजह बना। तो वहीं अतुल प्रधान जो गुर्जर समुदाय से आते हैं, उनको अपने समुदाय के अलावा मुस्लिम और जाट समुदाय का भी समर्थन है। इस बार कांग्रेस ने सैयद रेहानुद्दीन को टिकट दी है, जबकि बीएसपी ने जाट समुदाय के संजीव धामा को उम्मीदवार बनाया है। इन 10 सीटों में एक और सीट चरथावल विधानसभा है, जहां मुकाबला कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने वाले 2 नेताओं और 2017 में जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता की पत्नी के बीच है। मुजफ्फरनगर जिले में आने वाली यह सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी, जहां से 2017 के चुनाव में बीजेपी के विजय कश्यप ने जीत दर्ज की और योगी सरकार में मंत्री बने थे। लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में विजय कश्यप की जान चली गई, जिसके बाद वहां उपचुनाव नहीं कराए जा सके क्योंकि 2022 के चुनावों से पहले समय कम रह गया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने चरथावल सीट से विजय कश्यप की पत्नी सपना को ही टिकट दी है, जिनके सामने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पंकज मलिक और कांग्रेस छोड़कर ही बीएसपी में गए सलमान सईद हैं। सौभाग्य की बात यह कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होना है, लेकिन इस पहले चरण की 58 सीटों में ये 10 सीटें ऐसे हैं जिन पर बड़े चेहरों पर दांव लगा और इन पर जीत या हार किसी भी पार्टी के प्रदर्शन पर बड़ा असर डालेगी। फिल्म गहराइयां का नया गाना जारी हो गया। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म गहराइयां का नया गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म इसी शुक्रवार को ऑनलाइन रिलीज होगी। ऑस्ट्रेलिया से एशेज सीरीज में हार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम में बड़े बदलाव किए गए। वेस्टइंडीज दौरे के लिए जेम्स एंडरसन, जॉस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड समेत 8 खिलाड़ियों को जगह नहीं दी गई। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में वहां की सेशंस कोर्ट शुक्रवार को सजा का ऐलान करेगी। इससे पहले कोर्ट ने 77 में 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को एक के बाद एक 21 बम धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ईश निंदा के दोषी एक हिंदू शिक्षक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले सितंबर 2019 में एक छात्र ने इस शिक्षक पर ईश निंदा का आरोप लगाया था, जिसके बाद वहां काफी हंगामा भी हुआ था। बड़ी खबर कर्नाटक के हिजाब विवाद पर, जिस पर अब हाई कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि इसे बड़ी बेंच को भेजे जाने की जरूरत है। साथ ही अदालत ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं दी और 2 टूक बोल दिया कि कोई भी राहत बड़ी बेंच ही देगी। संदीप बोल इस पर जुड़ रहे हैं। संदीप, और क्या हुआ इस पर?
किशोर, पाकिस्तान की तो फितरत ही है कि वो अपने यहाँ की स्थितियां देखता नहीं है और वो सीधे तौर पर दूसरे देशों में जो है अपने जो स्पेशल जो ज्ञान जो है वो बांटने की कोशिश करता है। वही जो है ये हिजाब जो कंट्रोवर्सी है उसको लेकर शाह महमूद कुरैशी ने जो ट्वीट किया, उसने एक बात साफ कर दिया है कि दूसरे के घर में जो है वो झांक कर और उसमें जो है सवाल जवाब करना जो है उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर वो अपने घर में हालत देखे कि किस तरीके से वहाँ पे लड़कियों को पढ़ने की जो है सहूलियत नहीं दी जाती, किस तरीके की पाबंदियां उनके ऊपर है, किस तरीके अत्याचार उनके ऊपर होता है, ये कभी उनको दिखाई नहीं देता है। हिजाब विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। हालांकि यह मामला कर्नाटक राज्य का है और इस पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन पाकिस्तान जबरदस्ती इस मामले में अपनी नाक घुसा रहा है और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है। अपने बड़बोलेपन के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी झेल चुके पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानवाधिकार का उल्लंघन है। यही नहीं, उन्होंने ये भी लिख दिया कि लड़कियों को हिजाब पहनने पर सताया जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जहां आए दिन महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सरकार से भीख मांगती नजर आती हैं। भारत के नेताओं ने वहां के विदेश मंत्री के ट्वीट के बाद उन्हें यही बात याद दिलाई। ने पाकिस्तान का नाम लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का नाम लिया। मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा, उन मंत्री जी से पूछ लीजिए, उनके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है क्या? ओवैसी ने तो पाकिस्तान से दो टूक बोल दिया कि वो भारत के मामलों में दखल न दें। पाकिस्तान भाड़ में जाए ना, ये देश मेरा, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला है। हिजाब विवाद कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे राज्य के शहरों के स्कूलों और कॉलेज में पहुंच गया था। एक दिन पहले तो वहां कई जगहों पर हिंसा भी हुई थी, जिसके अगले दिन इस विवाद की गूंज देश के दूसरे हिस्सों में सुनाई दी, जिनमें कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां के छात्र हिजाब के समर्थन में एकजुट हो गए। उन्होंने कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने अपने नारों के जरिए हिजाब पहनने की आजादी मांगी। हैदराबाद में भी मुस्लिम समुदाय की लड़कियों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में हिजाब पहनने के समर्थन में बड़ी रैली निकाली गई। हिजाब विवाद की वजह से कर्नाटक में तनाव बढ़ चुका है और राज्य सरकार 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दे चुकी है। इस बीच इस मामले पर चढ़ा सियासी रंग और गहरा गया। एक दिन पहले कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने प्रदर्शन के दौरान एक लड़की के नारे लगाने का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो भगवा गमछा लहराते लड़कों के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाती सुनाई दी थी। इस वीडियो में लड़की के आसपास कई प्रदर्शनकारी नजर आए, जो भगवा गमछा पहने हुए थे और नारे लगा रहे थे। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने जिस घटना का वीडियो शेयर किया था, वो कर्नाटक के मंड्या की बताई जा रही है और वीडियो वायरल होने के अगले दिन उसमें नारे लगाने वाली लड़की भी सामने आ गई। उसने मीडिया से बात करते हुए यह साफ कर दिया कि उसकी मंशा विवाद को बढ़ावा देने की नहीं थी और वो केवल शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रही थी। यही नहीं, सवालों के जवाब में उसने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को सही ठहराया। Everyone has a right to follow their culture, so hijab is a priority. लेकिन कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने लड़की के कॉलेज कैंपस में अल्लाह अकबर का नारा लगाने पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि जब वो चिल्ला रही थी तो उसके आसपास कोई नहीं था। She was shouting Allahu Akbar. There was not even a single student around her. What was the why she provoked? कर्नाटक सरकार कॉलेज कैंपस में किसी भी तरह की नारेबाजी पर सख्त दिखाई दे रही है। हालांकि ये मामला अदालत में है, लिहाजा सरकार को उसके फैसले का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनकर आने की इजाजत मिलेगी या नहीं। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हिजाब, बुर्का और नकाब पहनती और तीनों ही अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग हिजाब, बुर्का और नकाब को एक ही चीज मानने की गलती कर देते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। हिजाब से केवल सर ढकता है और उसे पहनने पर चेहरा दिखाई देता है। ये एक तरह का दुपट्टा होता है जिसे मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ओढ़ती हैं। अब जो मैंने पहना हुआ है उसे हिजाब कहते हैं। ये वही हिजाब है जिसके चलते कर्नाटका और साफ तौर पर और कई सारे राज्यों में जो है वो बवाल मचा हुआ है। लेकिन नकाब में पूरा चेहरा ढका होता है और केवल आंखें दिखाई देती हैं। मुस्लिम समुदाय की कई महिलाएं घर से बाहर निकलने पर नकाब पहनती हैं। जो मेरा पूरा चेहरा है वो ढका हुआ है, सिर्फ मेरी जो आंखें हैं वही दिख रही हैं। हिजाब और नकाब से केवल सर और चेहरा छिपता है, लेकिन बुर्के से महिलाओं का पूरा शरीर ढक जाता है। बुर्का बहुत ही ढीला ढाला होता है, जिसे पहनने का मकसद होता है महिलाओं का पूरा शरीर ढकना। एक तरह से कहें तो हिजाब और नकाब दोनों बुर्के का हिस्सा होते हैं, जिन्हें महिलाएं अलग अलग भी पहनती हैं और अपने इस पहनावे को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानती हैं।
कर्नाटक के इस मामले पर सियासी बहस भी तेज हो गई। स्कूल में हिजाब पहनने पर राजनीतिक पार्टियों की राय अलग अलग है। कांग्रेस इस मामले पर लगातार कर्नाटक सरकार पर हमलावर है और पार्टी नेता श्रीनिवास के बाद प्रियंका गांधी ने भी खुलकर उस पर निशाना साधा। उन्होंने दो टूक कहा कि हर महिला को अधिकार है कि वो अपना पहनावा खुद चुने। महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी जबरदस्ती कर्नाटक के मुद्दे को यूपी में घसीट रहे हैं। उनका विषय उसको हल कर लेंगे, उसका ना किसी राष्ट्रीय नेता से मतलब है, ना मुझसे भी मतलब है, ना यूपी से मतलब है। राजनीतिक पार्टियों की बहस के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी माना कि इस मामले को तूल देना ठीक नहीं है। सारी दुनिया इस वक्त तरक्की की बात कर रही है, हम आज भी इसी उलझन में हैं कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा। कर्नाटक का हिजाब विवाद हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। यही नहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत भी नहीं दी। सौभाग्य की बात है कि कर्नाटक में हिजाब विवाद की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद हैं और राज्य सरकार को अदालत के फैसले का इंतजार है। लेकिन इस सब के बीच ये मामला कर्नाटक से निकलकर दूसरे राज्यों में पहुंच गया और सियासी पार्टियों के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई।